गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बीपीएससी के द्वारा जो पूछा गया ऐसे है, इसके ऊपर अपने को बात करनी है। और इसके पहले के लेक्चर, जो 2 लेक्चर हुए थे, जिस वीडियो को मैंने अपलोड भी किया था इस चैनल पे बाद में, वो बीपीएससी के 68वीं मेंस के पहले हुए थे। अभी मेंस का एग्ज़ाम हो गया है और अपने पास पेपर भी आ गया है, और काफ़ी सारा वक्त भी बीत गया है। मेंस के एग्ज़ाम के बाद करीब करीब महीना दिन से ऊपर होने को आया। महीना महीना अभी नहीं हुआ, 15-20 दिन तो हो ही गया। नहीं, महीना से तो ऊपर हो गया, क्योंकि 18 मई के आसपास में ये हुआ था। फिर जून गया, फिर जुलाई, तो महीना दिन से ऊपर होने को आया। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे काम किए होंगे। अभी जो जो लोग पीटी क्वालिफाई नहीं कर पाए, वो लोग पीटी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो आपको समझना पड़ेगा ये कि टाइमलाइन तो बहुत क्लियर दिया हुआ है बीपीएससी ने, कि वो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम ले लेगा सितंबर में, और रिज़ल्ट इसका देगा प्रीलिम्स वाला। अगर 69वां का लेता है तो इसका रिज़ल्ट देगा वो आपको अक्टूबर अक्टूबर में नहीं, नवंबर में। नवंबर 15 में, 15 नवंबर के आसपास में देगा। और जो मेंस लेगा वो दिसंबर में ले लेगा। तो आप खुद देखिए कि आपको इस रिज़ल्ट के बाद कितना टाइम मिल रहा है आपको प्रिपेयर करने के लिए मेंस में। तो आपकी साइकिल क्या रहेगी कि आप हमेशा प्रीलिम्स के लिए ही पढ़ते रहेंगे और आप कभी मेंस प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। और इन केस अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई भी कर जाते हैं तो मेंस तो आप कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास समय ही नहीं बचेगा क्वालिफाई करने के लिए। आप हमेशा वो डेटा फैक्ट्स के बारे में ही पढ़ते रहेंगे और एनालिटिकल पार्ट छूट जाएगा। तो देखिए, जीएस के सब्जेक्ट्स के लिए तो ऐसा है कि आप कभी भी उसको पढ़ सकते हैं। आप अपने प्रीलिम्स की तैयारी के दौरान भी आप उसको पढ़ते रहते हैं। लेकिन मेंस में जो, चूंकि इस बार एक ऐसे का पेपर आ गया है और ऑप्शनल का पेपर जो है ऑप्शनली की तरह बन के रह गया है, ताकि उसका कोई वेटेज नहीं रहा। हालांकि आपको क्वालिफाई तो करना पड़ेगा, लेकिन वेटेज नहीं रहा। तो एसए का पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस बार जो एसए आया है इसके बारे में भी अपने को इससे पता चला है कि किस तरह के प्रश्न आने वाले समय में पूछे जा सकते हैं। हालांकि अनसर्टेनिटी तो हमेशा बनी रहती है कि कब क्या पैटर्न चेंज हो जाएगा, कोई नहीं जानता, कोई नहीं कह सकता। तो देखते हैं कि इसमें क्या पेपर पूछा गया और किस तरह से अप्रोच होना चाहिए। हालांकि इसके बारे में एग्ज़ाम के पहले, चूंकि हमने, जैसे मान लीजिए 68 बीपीएससी का जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ, इस एग्ज़ाम के पहले की सिचुएशन कुछ और थी और बाद की सिचुएशन कुछ और है। तो पहले क्या था, हमारे पास क्वेश्चन पेपर नहीं था। अभी हमारे पास क्वेश्चन पेपर उपलब्ध है। फॉर्मेटिंग चूंकि हमारे पास उस वक्त नहीं थी, इस वक्त हमारे पास फॉर्मेटिंग भी उपलब्ध है। कितने नंबर ऑफ वर्ड्स में लिखना है, कितने पैराग्राफ में लिखना है, पहले पता नहीं था। अभी हमको ये पता है कि भाई हम, हाँ, इतने में लिखना है, इतना ही वर्ड में लिखना है, टाइम इतना ही मिलेगा। हालांकि उस वक्त भी मैंने बताया था कि आपको भले 3 घंटे का पेपर है, लेकिन आपको मोटा मोटी जो लिखने का टाइम एक ऐसे का मिलेगा वो 40 मिनट से ज़्यादा का नहीं मिलेगा। तो आप मान के चलिए कि 3 घंटे के पेपर में 1 घंटा कंप्लीट टाइम तो आपको ऐसे के फ्रेमिंग में लगता है। अब आप लोगों से कितने लोगों ने इसको समझा होगा? अगर नहीं समझा होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में लिंक दे दूंगा, तो आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 को आप जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल में बताया है। खासकर लेक्चर 2 के लास्ट में मैंने 2 ऐसे को कम्प्लीटली डिस्कस भी किया था। एकदम न्यू ऐसे थे, वो टॉपिक्स भी मेरे लिए न्यू थे। मैंने रैंडमली लिया था और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि कैसे लिखे जा सकते हैं। देखिए, ऐसे में मेरे मार्क्स, जो जब मैंने सिविल सर्विसेज का मेंस दिया था 2018 में और 2017 में, तो उस वक्त जो मेरे मार्क्स थे करीब करीब 130 प्लस मार्क्स थे। जो उस वक्त के हिसाब से तो ऐसा कर सकते हैं कि उस वक्त 150 भी मार्क्स आए थे, लेकिन आज के डेट में देखें तो वो तो मार्क्स 130 आना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। और ज़्यादातर करके केस जो 2018 में जो पूछा गया था वो बहुत ही ज़्यादा फिलोसॉफिकल था। तो इसमें भी थोड़ा सा फिलोसॉफिकल वाला जो पार्ट होता है, इसको भी अपने को समझना पड़ेगा कि फिलोसफी में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। खास करके जो यूपीएससी का एथिक्स पेपर होता है वो काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि बीपीएससी में इस तरह की चीज़ें हैं नहीं, एथिक्स जैसे पेपर कुछ है नहीं। तो आपको फिर थिंकर्स के बारे में और मोरालिटी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में पता चलेंगे नहीं। तो जो फॉर्मेटिंग होती है, क्या फॉर्मेटिंग होती है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन से, जैसे मान लो अगर ऐसे है तो ऐसे कितने टाइप्स के होते हैं ना, क्या बेसिक इंट्रो में कितने तरह के अप्रोचेज होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सीधे सीधी बात करते हैं किस पे, कि हमारा जो ये जो पेपर हुआ है बीपीएससी 68 का, इसमें हमको कैसे कैसे प्रश्न आए और इनको कैसे हमको डील करना था। देखते हैं आगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट को समझ लेते हैं। क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट में अगर देखो तो टोटल सेक्शन 3 था, तो ये तो अपने को पहले से पता था। और टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स एक सेक्शन में 4 था। ठीक है, यानी अगर ये क्वेश्चन पेपर होगा
तो इस क्वेश्चन पेपर में एक सेक्शन ये होगा, एक सेक्शन दूसरा और एक सेक्शन तीन को सेक्शन हुआ, और तीनों क्वेश्चन में चार चार प्रश्न दिए गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ठीक है। यानी टोटल क्वेश्चन हो गए 12। अब आपको इसमें से किसी एक को लिखना है, इसमें से चारों में से किसी एक को लिखो, इसमें से चारों में से किसी एक को लिखो, इसमें से एक को लिखो, यानी आपको टोटल 3 ही क्वेश्चन को आंसर करना है। और एक क्वेश्चन के लिए 100 नंबर दिया गया, यानी ये भी 100 नंबर का हुआ, ये 100 नंबर का हुआ और ये 100 नंबर का हुआ। तो आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा टॉपिक कमजोर है या कौन सा टॉपिक ज्यादा अच्छा है, आपको बराबर बराबर मार्क्स ही मिलने हैं। और वर्ड रेंज इन्होंने डिफाइन करके रखी कि जो भी लिखना होगा वो आपको 700 से लेके 800 वर्ड के बीच में ही लिखना होगा, ठीक है। और टाइम चूंकि 3 घंटे का अंतराल है, तो ये तो अपने को पता ही है कि टाइमिंग जो है वो 3 घंटे का है, वर्ड 700 से 800 है। अब इसको कैसे लेना था, जैसे पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था आपको कि इन जनरल अगर आप कोई एक पैराग्राफ लिखते हैं तो उस एक पैराग्राफ में अगर बहुत छोटा लिखेंगे तो 50 वर्ड्स होंगे, और एक ठीक ठाक पैराग्राफ लिखेंगे तो उसमें 75 से लेकर 100 वर्ड होंगे, 75 to 100 वर्ड्स, है ना। तो अगर इस हिसाब से देखें तो 700-800 वर्ड्स लिखने के लिए आपको ना ज्यादा पैराग्राफ्स, अगर आप लिखना चाहें बहुत ज्यादा पैराग्राफ, तो भी आप 50 के हिसाब से ही जा सकते हैं। तो 50 के हिसाब से देखें तो करीब करीब 14 से 15 पैराग्राफ बनते हैं। तो अगर आपने एक पैराग्राफ में 50 वर्ड लिखा तो 14 से 15 पैराग्राफ बनते हैं, है ना। अगर एक में आपने 75 से 100 रखा तो यहाँ पे आप जाएंगे तो बहुत बनेगा, तो 10 से 12 पैराग्राफ बनेगा। तो आपको उस हिसाब से पहले से डिजाइन करना पड़ेगा। तो उसीलिए हमने इसके पहले डिस्कस किया था कि आपको फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी किसी भी ऐसे को लिखने के पहले। अब ये फॉर्मेटिंग कैसे होती है, क्या होती है, इसके बारे में भी हमने बात की थी, ठीक है। देखिए, एक समझते हैं कि फॉर्मेटिंग क्या होती है। फॉर्मेटिंग जो थी वो क्या होती है, फॉर्मेटिंग ऑफ एन एसे। अगर आपने इसके पहले का वीडियो देखा है तो ठीक है, नहीं देखा है तो भी यहां समझिए। जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक दिया गया, एनी टॉपिक दिया गया, तो हो सकता है कि इस टॉपिक में कई पार्ट हो या एक पार्ट हो, जैसे पार्ट हो सकते हैं, पार्ट्स या पार्ट। तो एक अलग अलग पार्ट के, जैसे अगर मैं सीधा सीधी देखूं तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन अगर पूछता है, जैसे अभी इसी साल जो पूछा है कि साइंस और रिलीजन के बीच में एक रिलेशन को पूछा है, या अगला खेती आगे आगे पिछला खेती भागे जागे, जैसे एक जो भोजपुरी वाला जो प्रभाव है उसके बारे में पूछा है। तो उसमें ना दो सेंटेंसेज हैं, दो अलग अलग, देखो तो दो अलग अलग कंडीशंस हैं। इन दोनों कंडीशंस को अलग अलग अपने को लेना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि आसानी से एक कंडीशन को लेके हम करीब करीब 3-4 पैराग्राफ लिख देंगे और दूसरे कंडीशन को लेके 3-4 पैराग्राफ लेंगे, तो हमारे 8 पैराग्राफ पूरे हो गए। अभी अगर सपोज अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ है, और उससे रिलेटेड अगर कोट कोई याद आता हो तो उस कोट से हम स्टार्ट कर सकते हैं। स्टोरी अगर कोई याद आती हो तो स्टोरी से हम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई डेटा फैक्ट्स अगर उससे रिलेटेड कुछ है तो हम बना सकते हैं। अच्छा, स्टोरी अगर हमको याद नहीं भी आती है तो एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे ना, तो राम एंड श्याम की कहानी, सीता और गीता की कहानी, 3 दोस्तों की कहानी, तो आप स्टोरी आसानी से लिख सकते हैं। ये सब काफी आसान हो जाता है लिखना। देखिए आगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखो, ये हमारा पेपर है जो इस बार आया। ये मैंने टेबल पे ही, डाइनिंग टेबल पे रख के फोटो खींच लिया था जब मैं पेपर देकर आया था। तो और इसमें देखो, आप सेक्शन 1 में देख लो। यहाँ पे अगर मैं एक दिखाऊं इसको, तो थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो थोड़ा सा पहले जाता हूँ इसको। देखो यहाँ पे देखो क्लियरली दिया हुआ है, अगर आप देख रहे हैं इसको, कि 3 घंटे का समय है, फुल मार्क्स 300 है। ये स्टूडेंट कॉपी है। सेक्शन 1 क्या कहता है, ये राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 700 to 800 वर्ड्स। टोटल मार्क्स कितने हो गए, 100 हो गए, ठीक है। एक पर लिखना है 700 से 800 शब्दों में। जब ये 700 से 800 लिखता है तो आप 800 क्यों एक्सीड करोगे, झूठ मूठ का 1100-1200 लिखने का कोई मतलब नहीं है, नंबर तो 100 ही मिलना है। अब ये किस तरह के प्रश्न है, आपको इसमें देखना होगा कि वो इंग्लिश भी देता है और हिंदी भी देता है। अच्छा, इसमें कहीं ये नहीं दिया हुआ है कि इन केस अगर हिंदी या इंग्लिश में किसी तरह की डिस्क्रिप्शंसी पाई गई तो इंग्लिश वाला ही माना जाएगा। जनरली सारे अन्य प्रश्नों में ऐसा देता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। अब देखो कौन कौन से प्रश्न है। फॉरेस्ट क्रिएट्स इट्स ओन ट्रीज, इट डज नॉट वेट फॉर द पीपल टू थ्रो सीड्स। जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है, या लोगों के जंगल में आकर बीज फेंकने का इंतजार नहीं करता है, ठीक है। सेकेंड है, लिटरेचर इज नॉट ओनली ए सोर्स ऑफ नॉलेज बट ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ मोरल एंड सोशल एक्टिविटी। साहित्यिक ज्ञान केवल एक स्रोत नहीं है,
साथ ही यह नैतिक और सामाजिक क्रिया का भी रूप है। देन परफॉर्म योर ऑब्लिगेटरी ड्यूटी बिकॉज एक्शन इंडीड बेटर देन इनएक्शन। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें क्योंकि कर्म निष्क्रियता से अवश्य ही उत्तम है। उत्कृष्ट कला हमारे अनुभव को प्रकाशित करती है या सत्य को उद्घाटित करती है। गुड आर्ट शुड इल्यूमिनेट अवर एक्सपीरियंस और रिवील ट्रूथ। तो ये देखो, ये ना तो ये फैक्चुअल ही है और ना ही ये डायरेक्ट मोरल मिलते, बट अगर इसको हम देखें ना तो ये मोरल वाले एसेस के केस में आ जाएगा, ये फैक्चुअल में नहीं आएगा। ये मोरल वाले जो फिलॉसफी वाले जो चीजें होती है ना, इस केस में ये आ जाता है। सेकेंड, अगर आप देखो ये, तो वी आर नॉट मेकर्स ऑफ हिस्ट्री, वी आर मेड बाई हिस्ट्री। हम इतिहास निर्माता नहीं है, इतिहास द्वारा निर्मित है। इंटरनेट हैज टर्न आवर वर्ल्ड इनटू ग्लोबल विलेज। थॉट इज द बेस ऑफ लाइफ। एजुकेशन सीक चेंज आफ्टर कोविड। तो ये ना डेटा के आधार पे इसको आसानी से दिया सकता है, ये फैक्ट के आधार पे है, असर्शन के आधार पे है, इसको लिखा जा सकता है। अब ये जो थर्ड सेक्शन है, इसमें भी अगर आप देखो तो धर्म के बिना विज्ञान नागर्छ है और विज्ञान के बिना धर्म अनहर्ष है। तो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक स्टेटमेंट है, अगर आपको याद हो तो आप इसे लिख सकते हैं कि धर्म के बिना विज्ञान नागर्छ है। सो लेम होता है, ब्लाइंड होता है, अगर आपको ये पता हो नागर और आन्हर। पानी में मछलियां 9 कुटिया बकरा। तो अब ये इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको मतलब पता है कि पानी में मछली, मतलब मछली तो अभी पानी में ही है, लेकिन बकरा लेने वाले यानी हिस्सा लेने वाले लोग आ गए हैं बहुत सारे, तो इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। अगला खेती आगे आगे, पहला खेती भागे जागे। ये वही बात है कि जो आगे रहता है वो आगे ही निकल जाता है और जो पीछे रहता है वो फिर पीछे 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 ही रह जाता है। तो कोई भी काम आगे बढ़ के करना चाहिए, पहली पंक्ति में बैठना चाहिए। लीडरशिप बेसिकली ये लीडरशिप के बारे में एंड प्रॉम्प्टनेस के बारे में, तो ये अपने आप को मालूम होना चाहिए। मूस मुटई है, लोढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है। ये लिमिटेशंस के बारे में बात की गई है इसमें, कि इंसान की लिमिटेशन है, हर चीज की लिमिटेशन है। वो कुछ भी कर लेगा, लाख कोशिश कर लेगा तो इंसान भगवान नहीं हो सकता है। तो इस तरह की चीजें, अगर आपको कॉन्सेप्ट ओवरऑल पता है कि क्या कह रहा है, तो आप इन एसेस को आसानी से लिख सकते हैं। अभी अपना काम इतना ही नहीं है कि आप आए और पेपर को दिखा दिया और ये, तो इससे फिर फायदा नहीं हुआ। अब अगर कोई पूछेगा कि सर आपने कौन सा पेपर में क्या अटेम्प्ट किया, तो मैंने, मुझे लगता है कि थर्ड वाला अटेम्प्ट किया था ये। इसके बाद मैंने इंटरनेट वाला यूज़ किया था। इंटरनेट वाला इसमें एक स्टोरी से स्टार्ट किया था, और ये वाला आइंस्टाइन का स्टेटमेंट था, मुझे ध्यान में था तो मैंने इस पे ऊपर लिखा था। तो ये मैंने 3 अटेम्प्ट किए थे। बाकी जो मार्क्स आएगा तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा कि आखिर मुझे नंबर मिले कितने, कि मैं लोगों को बताता हूँ इतना, मुझे कितना मिला ये जानना भी जरूरी होता है। ठीक है, चलो। सो इंग्लिश में इसके को मैंने थोड़ा सा कर दिया है, अलग से लिख दिया है, ताकि जिन लोगों को लिखना हो वो अलग से लिख सकें कि फॉरेस्ट क्रिएट्स इट्स ओन ट्रीज, इट डज नॉट वेट फॉर पीपल टू थ्रो सीड्स, लिटरेचर इज नॉट ओनली ए सोर्स ऑफ नॉलेज बट ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ मोरल एंड सोशल एक्टिविटी। अच्छा, ये वाला ना यूपी पीसीएस वाले में बहुत पूछा है, यूपी पीसीएस में ये पूछा है। और अगर आपने इसको तैयार करने के लिए ना, ये जो वाला जो ऐसे था ये भी तैयार हो जाता अगर कोई पढ़ा होगा, तो घटना चक्र जो है ना, घटना चक्र निकाला है ऐसे करके, वो हिंदी में लिखा हुआ है, उसमें लिटरेचर से रिलेटेड 3-4 ऐसे दिए हुए हैं। तो आप अगर वो पढ़े होंगे तो ये अटेम्प्ट कर पाएंगे। अदरवाइज हिंदी साहित्य जिनका ऑप्शनल होगा वो लोग आसानी से लिख लेंगे। देन परफॉर्म योर ऑब्लिगेटरी ड्यूटी बिकॉज एक्शन इज इंडीड बेटर देन इनएक्शन। गुड आर्ट शुड इल्यूमिनेट अवर एक्सपीरियंस। देखिए सेक्शन 2 वाले ये हैं, तो आप इनको पॉज करके आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है नहीं, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया। उसी तरह से ये सेक्शन 3। तो ये तो था अपना कि कौन कौन से क्वेश्चन आए और क्या आए। तो इसमें सबसे पहले जो मुझे लगा कि मुझे ये पहला वाला जो प्रश्न है इसको मैं एक बार डिस्कस करता हूँ कि भाई फॉरेस्ट क्रिएट्स इन ओन ट्रीज डज नॉट वेट फॉर द पीपल टू थ्रो सीड्स। हालांकि मैंने लिखा दूसरे पर था, मैंने लिखा था परफॉर्म योर ऑब्लिगेटरी ड्यूटी बिकॉज एक्शन इज इन नीड बेटर देन इनएक्शन। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि मुझे एक बार बताना चाहिए कि ठीक है, मैंने इस पे भी लिखा था, तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ या मैं क्या इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो देखिए, ये ऐसा नहीं है कि मैं एज ए टीचर आपको बता रहा हूँ, मैं एज अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस वाला जो आदमी है, जिसको पहली बार पेपर मिला और उसने इसके ऊपर कुछ लिखा है ना, तो ये इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ ताकि ये आपको भी काफी सहूलियत करे। अब देखो इसमें कैसे हम इसको अप्रोच, मैंने कैसे अप्रोच किया है इसको मैं दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहला अगर ये स्क्रीन पर दिख रहा हो आपको, तो ये तो एक जनरल स्टेटमेंट है किसके बारे में, कि भाई अपने जीवन के एम एंड ऑब्जेक्टिव इन वंस लाइफ, है ना,
कि फॉरेस्ट क्रिएट्स इन ओन ट्री, इट डज नॉट वेट फॉर पीपल टू थ्रो सीड्स। आप कैसे अचीव करेंगे अपने आप? तो आपका अल्टीमेट एम क्या है? फॉरेस्ट का एम क्या है? कि उसके पास पेड़ हो, है ना। वो दूसरों के लिए नहीं वेट करता है कि दूसरे आएंगे, दूसरे हेल्प करेंगे तो ही उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे, अदरवाइज वो तो बैठा रहता, फिर फॉरेस्ट कभी बनता ही नहीं, वो एक छोटा सा बगीचा बन के रहता। तो वो अपने पेड़ वो खुद ही लगाता है बगैर किसी हेल्प के। ठीक है, देखो नेक्स्ट। अब इसको स्टार्ट करना होगा तो सबसे पहले, जो मैंने इसके पहले भी बताया था, कि इसको कोई भी ऐसे को स्टार्ट करने के लिए आप कई वे से स्टार्ट कर सकते हैं। कि आप एक स्टोरी लिख सकते हैं, अगर कोई आपको ऑलरेडी नोन स्टोरी हो, कोई जानी पहचानी स्टोरी हो, वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई कोटेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मुझे इसको लिखते वक्त इसको ध्यान में आया मुझे, कि देखते हैं कि इसमें क्या बैठता है। तो मुझे याद आया कि दंगल मूवी का जो क्लाइमेक्स है, इस क्लाइमेक्स में जो फादर है, उस फादर ने अपने डॉटर को वो 5 पॉइंट वाला जो मूव है, जो कमर से पकड़ के पलटने वाला मूव होता है, वो नहीं सिखाया होता है। लेकिन एज ए फाइटर लास्ट में जब उसको जरूरत पड़ती है, तो वो जो एक्ट्रेस है, वो लास्ट में चल के जब वो उसने पोर्ट्रे किया है उसको, कि लास्ट में उसके फादर गेट के अंदर बंद हैं, वहां उपलब्ध नहीं है, इसके बावजूद वो खुद से ही प्रोएक्टिव होकर वो 5 पॉइंट वाला मूव लगा लेती है। तो आप एक तो इस स्टोरी से भी अपने इस ऐसे को स्टार्ट कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट जो मैंने बताया, कि आपको ये क्लियर हो कि वो कहने किसके बारे में, मतलब एक ब्रॉड बेस्ड जो आइडिया होता है इस टॉपिक का, वो कहाँ लेके जा रहा है। मतलब वो यही कह रहा है कि अपने एम और ऑब्जेक्टिव जो है वो खुद ही से अचीव करने हैं, दूसरों के ऊपर नहीं डिपेंड रखना। दूसरे एक हद तक ही सपोर्ट कर पाएंगे। अगर इसके इसके अलावा देखो, तो एक जो सबसे बढ़िया स्टोरी जो अपने को मिलती है, वो ये कि धीरू भाई अंबानी है या मिस्टर अनिल अग्रवाल। तो अगर आप अंबानी जी को, अगर आपको याद होगा, उन्होंने कैसे उस चीज को आपने देखा होगा, गुरु एक फिल्म बनी थी उनके ऊपर, ताकि पूरे देश के लोग उससे रिलेट कर पाए कि उन्होंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी। तो उन्होंने किसी का वेट नहीं किया कि रिलायंस इंडस्ट्री अगर मुझे बनाना है तो कोई आकर मुझे कुछ दे देगा, तो कुछ करेगा तो ही मैं। जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं ना, जो भी उद्योगपति होते हैं, उनके उद्योगपति का मतलब ये होता है कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट जितने होंगे, वो सेल्फ मेड होंगे। फर्स्ट जनरेशन जो जो होता है ना, फर्स्ट जनरेशन वो हमेशा सेल्फ मेड होता है। सेल्फ मेड, वो किसी के नहीं। जैसे अभी अदानी, गौतम अदानी, इसके पहले कौन है उसके फैमिली में? क्योंकि फैमिली में ऐसा कोई बहुत बड़ा तो है नहीं। अभी तो मुकेश अंबानी चलिए एक हेरिटेज को कैरी कर रहे हैं ना, कि उनको पीछे से मिला हुआ है तो वो कैरी कर रहे हैं, उसको अच्छे से कैरी कर रहे हैं, लेकिन योग्यता है तभी कर रहे हैं। उनके छोटे भाई नहीं कर पाए, फेल हो गए। देखिए, इसके अलावा आपके पास अनिल अग्रवाल, जो वेदांता ग्रुप के फाउंडर हैं, जो भारत की सबसे बड़ी जो है मेटल वाली कंपनी है, मेटल की कंपनी प्राइवेट सेक्टर की है, सबसे ज्यादा डिविडेंड देती है अपने शेयर मार्केट में, प्राइवेट सेक्टर में। तो ये अनिल अग्रवाल ये पटना के रहने वाले, और पटना में इनकी साइकिल की दुकान थी, और वहां से निकल के उन्होंने जो है वेदांता ग्रुप को फॉर्म किया, और कहां से कहां पहुंचा दिया। ठीक है, तो इन लोगों ने किसी को वेट नहीं किया था कि भाई तुम मुझे हेल्प करोगे, तुम मुझे करोगे तो ही होगा। उन्होंने खुद ही अपनी सारी चीजों को एस्टेब्लिश किया था। तो यहां से भी हम इस चीज को ले सकते हैं। ये स्टोरी जो होगी ना, अपने आप को बहुत काम में आएगी इस ऐसे को स्टार्ट करने के लिए। देखो, इसके बाद बात करेंगे सेल्फ डिपेंडेंसी, क्योंकि ये बात ही हो रही है आत्मनिर्भरता की, है ना। नो टीचर इज रिक्वायर्ड फॉर सेल्फ स्टडी, बुक्स आर रिटन इन ल्यूसिड मैनर, स्पेशली एनसीईआरटी एंड अदर टेक्स्ट बुक। स्ट्रेंथ कैन बी डेवलप्ड बाई सेल्फ प्रैक्टिस। अब किसी को किताब, अगर उसको क ख ग घ पढ़ने आता हो, एबीसीडी उसको समझ में आता हो, जनरल ग्रामर की समझ हो, तो वो डेफिनेटली कोई भी बंदा, वो कोई भी आदमी हो, अगर इतनी समझ है तो वो कोई भी बुक पढ़ सकता है ना। अगर कोई बॉडी बिल्डर हो, और बॉडी बिल्डर जिम में जाता हो, तो वो अगर उसको पता है कि मशीन कैसे है, तो कोई किसी ट्रेनर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वो स्वयं से ही अगर प्रैक्टिस करेगा तो वो अपने बॉडी को, स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकता है। देखो, perseverance attitude, work diligently to achieve aims without looking for other help, other may not available to help at the hour of need or crisis। तो ये वही कह रहा है कि जो फॉरेस्ट जो होता है ना, हो सकता है कि कभी सूखा पड़ गया हो, है ना। फॉरेस्ट के केस में मान लो कभी सूखा पड़ गया और ड्राफ्ट आ गया हो, तो ऐसे केस में वो क्या कहेगा? बादल से तो कहेगा नहीं कि भाई तुम पानी बरसाओ, अभी सूखा पड़ा हुआ है। वो तो सूखा पड़ा ही इसलिए क्योंकि वो बरसा नहीं रहा है। इसके बावजूद फॉरेस्ट को तो अपने ट्री को बचा के रखना है, उनको लगाना भी है, उसको आगे भी बढ़ाना है।
तभी तो वो सस्टेन कर पाएगा। तो यही कहता है कि आपको लगे रहना है ना, आपको छोड़ना नहीं है, आप जो काम कर रहे हैं उसमें लगे रहिए। जैसे अगर कोई एस्पिरेंट है, लगे रहना, अगर कोई एस्पिरेंट है, एक अटेम्प्ट फेल कर गया, दो अटेम्प्ट फेल कर गया, तीन अटेम्प्ट फेल कर गया, लेकिन वो लगा हुआ है, वो उसको छोड़ के कोई और कार्य नहीं कर रहा है, तो वो धीरे धीरे सीख रहा है, नॉलेज बेस गेन कर रहा है। और जब एग्जाम आएगा, जब आवर ऑफ क्राइसिस होगी, तो डेफिनेटली दूसरा कोई हेल्प नहीं आएगा, उसका जो प्रेजरेंस एटीट्यूड है वही उसको उसको जो है बचाएगा किसी भी एग्जाम में। सिमिलरली ये फॉरेस्ट के साथ भी लागू होता है। नाउ अवेयरनेस का पॉइंट क्यों आएगा, क्योंकि अवेयरनेस अबाउट सराउंडिंग एजेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सो हु कैन हैव इन्फ्लुएंस इन वन सक्सेस एंड फेलियर्स, है ना। तो आप देखो कि अगर आपको कोई आकर कह दे, मान लो फॉरेस्ट को कह दे कि अरे यार ये तो सूखा आ गया है, तुम तो सूख जाओगे, तुम्हारे तो जंगल में पेड़ ही नहीं बचेंगे, कोई तो बीज ही नहीं डाल रहा है, कोई तो लगा ही नहीं रहा है, नो पीपल आर सोइंग ट्रीड्स, थ्रोइंग सीड्स, तो तुम्हारे केस में तो तुम्हारा फॉरेस्ट तुम जो है बर्बाद हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। ऐसे लोगों से बच के रहना है, एक एस्पिरेंट को भी बच के रहना होगा ऐसे लोगों से, है कि नहीं। एक ऑफिसर को भी बच के रहना होगा, गवर्नमेंट को भी बच के रहना होगा ऐसे लोगों से। तो अवेयरनेस चाहिए अपने को कि भाई कौन इन्फ्लुएंस अपने को पॉजिटिव डायरेक्शन में कर रहा है, कौन अपने को नेगेटिव डायरेक्शन में इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो इस चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए। तो एक ये पॉइंट बनता है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट देखो, तो नो पर्टिकुलर राइट टाइम, मतलब कार्य करने का कोई सही समय नहीं होता है, जो समय पे कार्य होता है वही समय सही सही होता है। अब जैसे मान लो कोई, जैसे फॉरेस्ट है, अगर उसको लगता है, फॉरेस्ट को अगर एज ए पर्सोनिफिकेशन करे, अगर फॉरेस्ट को लगता है कि भाई अभी बारिश है, तो बारिश में डेफिनेटली वेजिटेशन ज्यादा होगा, तो वो वेट नहीं करेगा कि बारिश होगी तभी लगाऊंगा। जब जहां से बीज गिरा कहीं से भी मॉइस्चर लेके, और उसका काम है कि वो अपने पेड़ों को लगाना शुरू करे। तो इसको फॉरेस्ट के साथ तो रिलेट ऐसे डायरेक्ट कर नहीं सकते, है कि नहीं। उसको तो हम वाया थर्ड पार्टी भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे पढ़ने का कोई समय नहीं होता, जब भी आपको समझ में आए कि मुझे पढ़ना चाहिए, आदमी पढ़ता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाके बहुत बाद बाद में भी पढ़ते हैं, है ना। तो वो किसी का वेट नहीं करते हैं, वो ऐसा नहीं सोचते हैं कि कोई आकर मुझे पढ़ाएगा तो मैं पढ़ूंगा, लोग पढ़ते हैं। तो ये भी एक चीज बनता है कि कोई राइट टाइम नहीं होता है, सारा समय जो जब कार्य जो हो रहा होता है उसी वक्त उसका सही समय होता है। इसके लिए किसी का मुंह नहीं देखना चाहिए, किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट अगर देखो तो इसमें हो सकता है कि इफ वन वेट्स फॉर द राइट टाइम एंड अदर्स हेल्प, सो वन मे लैग बिहाइंड अदर्स। So as it said that one should perform her obligatory duty because action is indeed better than inaction in anticipation of outside help. So those who become self-dependent, they often take proactive action and their decisions change not only the life of themselves but also of the others. तो ये बात भी तो हो रही है ना कि अगर अगर कोई बंदा सही समय का इंतजार करेगा कि भाई सही समय कब आएगा, सही समय, तो सही समय तो भाई कभी आएगा ही नहीं। आप बैठे रहोगे सभी सही समय के इंतजार में। आप अगर घर से बाहर निकलोगे नहीं, ऐसी पॉसिबिलिटी होता है ना कि जैसे हम कोई प्लेटफॉर्म पे ट्रेन पकड़ने के लिए जाते हैं और घर पे बारिश हो रही होती है, अगर हम बारिश में न निकलें तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ट्रेन छूट जाए। तो अपने को लगता है कि बारिश बंद हो जाए तो ही निकलें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं, आधे रास्ते जाते हैं और आधे रास्ते के बीच में बारिश बंद हो जाती है, और उसके बाद मौसम सही हो जाता है और हम ट्रेन पे बैठ जाते हैं। तो जो जो ट्रेन पे बैठ गया वो ट्रेन पकड़ के चला गया, और जो जो नहीं बैठा इंतजार करते रहा वो घर पे ही रह गया, है कि नहीं। तो ये चीज फॉरेस्ट के केस में भी लागू होता है। उसको वेट नहीं करना है किसी चीज को। अगर बारिश का सीजन आया तो उसको उसको अपने जो भी सीड्स वगैरह हैं, अगर उसने पहले से गिरा रखे हैं तो डेफिनेटली वो जर्मिनेट हो जाएंगे। अगर वो उस वक्त वेट करेगा कि बारिश का सीजन आएगा तब पेड़ से सीड गिरेंगे, फल गिरेंगे, तो उस केस में फिर उसके ज्यादा घना जंगल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये पॉइंट से मेरा ये मतलब है। तो ये एक 8वां पॉइंट ये बनता है। देखो 9th पॉइंट जो बनता है, द स्टेटमेंट इज ट्रू नॉट ओनली फॉर इंडिविजुअल्स बट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिशियल्स, सोसाइटी, विलेज, टाउन, स्टेट और कंट्री। तो 9th में पैराग्राफ में आके मैं ना इसको डाइवर्सिफाई कर रहा हूं, मैंने इसके स्कोप को बढ़ा रहा हूं। मेरे एसे का स्कोप कितना है, इसकी रेंज कितनी है ना। इसके रेंज को मैंने बता दिया कि भाई मैं बात करूंगा इस एसे में, इस टॉपिक को रिलेट करूंगा किसी ऑर्गेनाइजेशन से, उसके ऑफिशियल से, सोसाइटी से, विलेज से, टाउन से, स्टेट से और कंट्री से।
तो एटलीस्ट मेरे इतने पैराग्राफ तो पक्के हो गए कि ऑर्गेनाइजेशन में 1 2 3 4 5 6 7 8 के आसपास तो मेरे पक्के हो गए कि भाई ये डायमेंशन एक एक पैराग्राफ तो इन पे बनता है। नेक्स्ट ऑफिशियल की बात करें तो सेल्फ रिफॉर्म्स लेड टू ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स। सही बात है। आप किसी ऊपर के आदमी का वेट नहीं कर सकते कि भाई वो आदमी मुझे ऑर्डर देगा तो मैं काम करूंगा। जो मेरा काम है मुझे खुद ही करना है। अगर मुझे प्रमोशन पाना है, मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाना है, तो मुझे अपने ट्री तो खुद ही लगाने होंगे ना। मुझे ऊपर से किसी आदेश मिले, नीचे वाला काम करके देगा तो होगा। तो ऐसा करूंगा तो मैं तो बढ़िया ऑफिशियल तो बन नहीं पाऊंगा, ऑर्गेनाइजेशन तो अच्छा चला नहीं पाऊंगा। विलेज टाउन की अगर बात करो तो लोकल बॉडीज हैव ऑलरेडी गिवन सर्टेन पावर्स टू जनरेट रेवेन्यू टू रन एंड लुक आफ्टर द एरिया। अभी म्युनिसिपल बॉन्ड्स वगैरह हैं, तो नियम और कानून तो ऑलरेडी बना के भारत सरकार ने, बिहार सरकार ने दिया हुआ है। लेकिन अब कितने ऐसे लोकल बॉडीज हैं, कितने ऐसे पंचायत हैं जो अपने राइट्स का फुल यूटिलाइजेशन करते हैं। अब बार बार तो उनको सरकार आएगी नहीं पैसा देने के लिए कि भाई तुम इसमें भी पैसा ऐसे कर सकते हो, ऐसे भी पैसा ले सकते हो, लोगों से टैक्स ले सकते हो, लेवीज चुंगी ये सब ले सकते हो। या पैसा आया तो कौन कौन से काम तुमको कर देने चाहिए प्रायोरिटी वाइज, ये तो तुमको खुद ही क्रिएट करने पड़ेंगे ना। अपने ट्री तो तुमको खुद ही लगाने पड़ेंगे। अगर एज ए विलेज, एज ए टाउन, जो भी लोकल बॉडीज होती हैं उनको तो अपनी चीजें खुद ही करनी पड़ेंगी। सरकार थोड़ा बहुत सपोर्ट दे सकती है, लेकिन हमेशा सरकार के भरोसे ही बैठे रहेंगे तो फिर इसका ना विलेज का विकास होगा ना टाउन का विकास होगा। नेक्स्ट देखो स्टेट की बात करते हैं। स्टेट जो होते हैं ना, जो राज्य होते हैं, आर ऑफन डिमांडिंग स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज। जैसे बिहार जैसे कुछ राज्य हैं जो हमेशा स्पेशल स्टेटस मांगते हैं करंट सेंट्रल गवर्नमेंट से, भाई ज्यादा फंड दो, ज्यादा चीजें दो, है ना। लेकिन अगर आप देखो तो वो खुद जो एफर्ट्स लगा रहे हैं उन एफर्ट्स में कितनी सच्चाई है, कितनी ईमानदारी है, इसको भी तो देखना चाहिए। बहुत सारे स्टेट्स हैं जो अपने पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रोवाइड करते हैं, और जहाँ पे वो कंसेशंस देते हैं, टैक्सेस में कंसेशंस देते हैं, वो इंटरेस्ट में सबसे कंसेशन देते हैं, वो लेबर लॉज में देते हैं, बहुत सारी चीज़ों में देते हैं। वहाँ पे वो, अब जैसे बिहार जैसा स्टेट है, वो कहते हैं कि भाई पोर्ट फैसिलिटी नहीं है, बगल में कलकत्ता पोर्ट है, कैसे नहीं है, बोले इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, बगल में नेपाल है, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बांग्लादेश से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आबादी है। एक्सपोर्ट करने के लिए बड़ी आबादी चाहिए, और आपके बगल में दो देश ऐसे हैं जहाँ पे आप आसानी से कनेक्टिविटी है, आप एक स्टेट क्रॉस करेंगे दूसरे, वहाँ आप दूसरे देश में पहुंच जाएंगे, है ना। तो ये ऐसा कहना ठीक नहीं है। अगर ये कोई कहता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ही मदद करेगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट मदद करेगी तभी मेरा देश, मेरा बिहार या मेरा कोई उड़ीसा जो है आगे बढ़ेगा, तो फिर ऐसे केस में तो फिर आप बैठे रह जाएंगे। आप वेट कर रहे हैं कि भाई कोई आकर सीड फेंकेगा तो मेरे ट्री उगेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता। आपको अपनी फॉर्मूले लगा के, जैसे बिहार में इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी बनाई गई है, स्टार्टअप पॉलिसी बनाई गई है, लेदर के लिए और टेक्सटाइल के लिए पॉलिसी बनाई गई है, बियाडा का गठन किया गया है, तो इन सारी चीज़ों को भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए क्या हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए बिहार में फ्लड आ रहा है, तो बिहार में फ्लड की सिचुएशन है, तो इसको डील कौन करेगा, बिहार के लोग ही करेंगे, बिहार की सरकार ही करेगी। अब बार बार आप देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट आके मदद करे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टोटल 28 29 और स्टेट हैं, और उसके अलावा कई सारे सेंटर और बहुत सारे काम हैं, तो वो आप ही को अलग से मदद करने अगर आएगा तो जब फ्लड होता है, तो फ्लड तो कई जगह, जब मानसून के सीजन में फ्लड तो हर जगह आता है। अभी अपने यहाँ फ्लड नहीं है, लेकिन जाकर देखो राजस्थान गुजरात में फ्लड की कंडीशन बनी हुई है। अपने यहाँ फ्लड जब आएगा सितंबर अक्टूबर में, तो उस वक्त हमारे यहाँ सिचुएशन, अब फिर आसाम में अभी भी बनी हुई सिचुएशन, उस वक्त आसाम में और क्रिटिकल हो जाती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कितना हेल्प कर पाएगी, इसके लिए तो आपको खुद ही हेल्प करना पड़ेगा। तो ये एक एग्जांपल बनता है इस टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट अगर बात करें डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया, तो डेवलपिंग कंट्रीज की ही बात करेंगे क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं। तो दे शुड नॉट ऑलवेज लुक टुवर्ड्स द डेवलप्ड कंट्रीज एंड वर्क वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस फॉर their socio-economic ecological development. After World War II, both Japan and Germany were completely destroyed. But without any help like Marshall Plan of USA, both are now highly developed. So Japan still has no surplus resources but has emerged as one of the biggest industrialized nations. तो क्या हुआ ना कि उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अगर हमने देखा होगा तो जर्मनी और जापान जो थे वो पूरी तरह से खत्म हो गए थे। अच्छा, यूरोप के डेवलपमेंट के लिए इन्होंने जो है मार्शल प्लान भी लाया था, यूएस ने काफ़ी पैसा दिया, वो लोग डेवलप किए। लेकिन जापान और जर्मनी तो अपनी बदौलत ही लगभग अपना डेवलपमेंट लिए हैं, और आज वो वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज में शामिल हैं। तो हमेशा देखते रहना। अच्छा, जापान के पास तो रिसोर्स भी नहीं है, वो तो सारा कुछ इंपोर्ट करता है, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके सारी चीज़ों को बनाता है और क्वालिटी वाली चीज़ बनाता है। अमेरिका में अमेरिका की बनी हुई कारें नहीं बिकती हैं जितनी जापान की बनती हैं।
डेट्रॉयट सिटी जो है अमेरिका की, जो कार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, वो एक तरह से बैंकरप्ट हो गई, क्योंकि जापानीज कार टोयोटा वगैरह कंपनी की कार इतनी फेमस हो गई अमेरिका में कि मत पूछो। तो एक एग्जाम्पल बनता है। सिमिलरली आप इंडिया के लिए भी देख सकते हैं और कह सकते हैं कि इंडिया ने कुछ सिचुएशंस में अपने ट्री खुद प्लांट किए हैं, लोगों को नहीं देखा है। फॉर एग्जाम्पल जो सोलर अलायंस बनाया इंडिया ने, जो इंडिया अभी इंटरनेशनल योगा डे को प्रमोट कर रहा है। तो जो भी इंडिया लेड डेवलपमेंट हुए हैं वर्ल्ड फोरम में, अपने को इसको आप यहाँ पे लिख के एक टॉपिक को ऐड कर सकते हैं। अच्छा ये देखो, एक कंप्लीट अर्थ की बात कर दी कि नो एलियंस आर कमिंग टू प्रोटेक्ट द अर्थ इन्वायरमेंट, ह्यूमन हैव टू क्रिएट देयर ओन वे ऑफ प्रोटेक्टिंग इट फॉर देमसेल्फ, है ना। कोई बाहरी ताकत नहीं आएगी, कोई भगवान भगवान राम कृष्ण ऊपर से अवतार फिर से नहीं लेने वाले हैं कि आकर हम बचाएं पृथ्वी के इन्वायरमेंट को। अगर 2% टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ने से सी फ्लोर में इन्हेंसमेंट हो जाएंगी, सिटीज डूब जाएंगी, तो ये इंसानों के चलते ही डूबेगा। तो इंसानों को ही तो करना पड़ेगा ना, कोई बाहर से आने वाला तो है नहीं। एलियन आएगा तो वो तो गुलामी बनाएगा अपने को, है ना। नेक्स्ट देख, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट की। अभी तक हमने अलग अलग एंटिटीज की बात की थी, अब हम गवर्नमेंट पे बात करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है एंड बिहार गवर्नमेंट क्या। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर स्किल इंडिया मिशन इज ट्राइंग टू एम्पावर यूथ so that they can create their self employment. Similar steps are being taken by बिहार गवर्नमेंट अंदर 7 निश्चय प्रोग्राम। तो देखो मैंने दो बड़ी चीजों का यहाँ पे किया, एक तो एक स्किल इंडिया का, जो स्किल इंडिया जो मूवमेंट है वो, है ना, दूसरा 7 निश्चय। तो क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने के लिए जा रहे हैं, तो इन स्कीम्स के बारे में भी अपने को ऐसे में एकोमोडेट करना चाहिए जहां भी जरूरत पड़े। नेक्स्ट, 7 निश्चय प्रोग्राम एंड आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम आर फोकस्ड नॉट ओनली सेल्फ सफिशिएंसी आर फोकसिंग नॉट ओनली सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल्स बट ऑफ होल कम्युनिटी इंक्लूडिंग यूथ, वुमेन, विलेज, टाउन, इंडस्ट्रीज एज वेल। तो थोड़ा सा जो बिहार स्पेसिफिक एंड इंडिया स्पेसिफिक स्कीम है उसके बारे में कि भाई ये आखिर ये स्कीम में करेंगे क्या, ताकि इस टॉपिक को जस्टिफाई किया जा सके। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप कोई भी ऐसे लिखते हो एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पास कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो बचा हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपने पास लेके ना रखा हो। ये भी बात करता है, किस चीज की बात करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन फॉर देयर प्रोग्रेस। इट ऑल्सो एडवोकेट सिटीजन फॉर गेटिंग एक्सीलेंस इन देयर लाइफ। तो ये तो लोगों की हेल्प करने की भी बात कर रहा है और इक्वल अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि भाई आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, आप अपने ट्री खुद लगाइए, सारा फील्ड सबके लिए बराबर है, फील्ड सबके लिए बराबर है, खेत सबके लिए बराबर है, जिसको फसल लगानी है वो फसल लगा के अपना उपजाए। जंगल पूरी तरह से आपका है, आपको अपने ट्री लगाने, अपना जंगल खुद बनाना, एरिया सब कंप्लीट आपका है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर भी ये सारे प्रोविजंस दिए गए हैं जिसको लिखा जा सकता है। नेक्स्ट अगर देखें तो अब देखो, ये थोड़ा सा ये है कि हमेशा लिखते वक्त ये ध्यान देना चाहिए कि सपोज अगर हमने इस पॉइंट से स्टार्ट किया है, इस पॉइंट टॉपिक नंबर 3 से स्टार्ट किया, या टॉपिक ये जो या सेकंड ये से दंगल क्लाइमेक्स से स्टार्ट किया, तो जिससे स्टार्ट किया हमने, हम उसी को लेके आएंगे लास्ट में, है ना। ये आएगा नाम धीरू भाई अंबानी, अनिल अग्रवाल अगर हमने किया तो, है ना। और जो टॉपिक लिखा हुआ है, जो मेन टॉपिक है, वो टॉपिक भी लास्ट में आएगा। इससे होगा ये कि जो जो भी इवेल्युएटर ऐसे को पढ़ेगा, उसको कंप्लीटली समझ में आएगा कि हाँ भाई, ये चीज यहाँ से, जो चीज यहाँ पे हमने टॉपिक में पूछा था, वही चीज फाइनली कंक्लूड होके यहाँ पर पहुंची है। अब ये देखो, ये एक एब्स्ट्रैक्ट है ये। अब इसमें आप बहुत सारे मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे मॉडिफाई करोगे, है ना। ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे मैंने एब्स्ट्रैक्ट दिया आपको कि अब ये एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है कि 500 वर्ड का हो सकता है कि ये 800-900 वर्ड का हो। तो ये एक बड़े ऐसे का पार्ट होगा। ये हो सकता है कि आप इसको एलोबरेट करके 2000 वर्ड तक लेके जाओ, या इतने ही वर्ड को लिख दो तो उतना ही वर्ड भी चलेगा, है ना। तो अब आप इससे जो भी आपको टॉपिक डायमेंशंस मिले, डायमेंशंस आपको जितने मिले, आप उतने सारे डायमेंशंस को आपने समझा और उतने सारे डायमेंशंस को आप पकड़ पाए। तो हमने किन किन डायमेंशंस को कवर किया, अगर इसको देखो तो पहला तो हमने एक स्टोरी से उठाया इसको, दूसरा हम सेल्फ पे गए, फिर तीसरा हम ऑफिस ऑफिस वगैरह पे गए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन पे गए, ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिशियल्स पे गए, फिर विलेज पे गए, टाउन पे गए। इसके अलावा हमने फिर स्टेट पे बात की, नेशन पे बात की, इसके अलावा हमने पूरी अर्थ की बात कर ली,
इसके अलावा अगर देखो तो हमने बिहार गवर्नमेंट की बात की, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की, है ना। इसके बाद अगर देखो तो हमने बात कर ली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। इसके बाद हमने फाइनली उसको एक बार रिकॉल कर दिया, रिकॉल में कंक्लूड कर दिया। रिकॉल यानी रिकॉल को क्या कहेंगे, कंक्लूजन। तो टोटल अगर 11 पैराग्राफ सीधा सीधी अगर मैं लिखता हूं, मान के चलो मैंने 11 पैराग्राफ लिखे, और एक पैराग्राफ में अगर 100 वर्ड हैं तो 1100 वर्ड हुए, अगर 50 वर्ड हैं तो भी 550 वर्ड हुए। अगर 11 पैराग्राफ में 100 वर्ड हैं तो ये टोटल 1100 हो जाते हैं वर्ड। अगर 11 पैराग्राफ में अगर मैं 75 वर्ड लिखता हूँ तो ये करीब करीब जो है आपको 750 से लेके 850 के बीच में आता है। तो इसका मतलब अगर मैं इतने पैराग्राफ लिखूं तो मेरा तो ऐसे हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है ना। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई कि भाई ये किस तरह से अपने को एक ऐसे को ले जाना है। और पहला टॉपिक हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि फॉरेस्ट क्रिएट्स इन ओन ट्रीज, इट डज नॉट वेट फॉर द पीपल टू थ्रो सीड्स। आई होप कि आपको समझ में आया हो। आप इसको एक बार खुद से लिख के देखिए, और ना हो तो आप एक बार इसको जो है एक बार स्क्रीनशॉट लेके देखें कि इसमें फाइनली इसमें लिखा हुआ क्या है, खुद से देखें, इसको खुद से लिखें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले किसी टॉपिक को, फिर इस एक डिफरेंट ऐसे को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और तक हमारी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे को हम आपके साथ डिस्कस कर पाएँ, ठीक है। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, जहाँ से आप इसका पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको राय अकेडमी की तरफ से ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।